नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हम कल 5 जनवरी के पेपर हिस्ट्री, जिसमें नेशनलिज्म इन इंडिया जो आपका टाइटल है पेपर का, इसकी हम पेपर की बात करने वाले हैं। जिसमें आज की जो क्लास है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास में। सीधे यही क्लास अगर आप यही क्लास करके चले जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही काफ़ी हैं। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको और कोई क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सूरत नरसंहार। सूरत नरसंहार क्या है? ये टिप्पणी यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगी, तो ये टिप्पणी पूछेगा सूरत नरसंहार पर। तो क्या है सूरत नरसंहार? घटना नरसंहार घटना सूरत नरसंहार जिले सूरत ब्राह्मण हत्याकांड को कहा जाता है। मतलब जो सूरत में ब्राह्मण हत्याकांड हुआ था उसको कहा जाता है। 1948 में महात्मा गांधी जी को हत्या के बाद गुजरात के सूरत क्षेत्र में हुआ नाथूराम गोडसे या चित्पावन ब्राह्मण द्वारा गांधी जी की हत्या पर आक्रोशित भीड़ ने चित्पावन ब्राह्मणों पर हमला किया, उनके घर जलाए और कई को मार डाला। कारण था गोडसे का ब्राह्मण होना, जिससे बदला लिया गया था। परिणाम स्वरूप हजारों ब्राह्मण विस्थापित हुए, सामाजिक तनाव बढ़ा और यह घटना स्वतंत्र भारत के पहले हेट क्राइम के रूप में जाने जाने लगी। जो सूरत नरसंहार है वह किस पे आधारित है? गांधी जी के नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की गई हत्या पर आधारित सूरत नरसंहार है। जो ये थे, कौन थे नाथूराम गोडसे? चित्पावन ब्राह्मण थे। वहाँ पर क्या हुआ था? बहुत सारे ब्राह्मणों को मार डाला और बहुत ब्राह्मण वहाँ से विस्थापित यानी सूरत छोड़कर चले गए। अगला प्रश्न है, अगली टिप्पणी किसी है? होम रूल आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न आएगा आपके लिए, होम रूल आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो यह क्या है? तो होम रूल आंदोलन या होम रूल मूवमेंट, इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट, 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन होम रूल की मांग थी। तिलक ने होम रूल लीग बम्बई और बेसेंट ने मद्रास में स्थापित की थी। नेता थे तिलक। जो इसके नेता कौन थे? तिलक साहब जी थे। इसके नेता तिलक साहब जी थे। जो एनी बेसेंट जी थी और सरोजिनी नायडू और कौन थे इसमें? नेहरू जी भी थे। इसने राजनीतिक जागृति फैलाई, कांग्रेस को मजबूत किया। लेकिन 1918 में बाल गंगाधर तिलक जी की क्या गिरफ्तारी हो गई और इससे होम रूल आंदोलन क्या कमज़ोर पड़ गया। अगला प्रश्न है, अगली टिप्पणी है समाज स्वराज्य पार्टी पर टिप्पणी लिखिए। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने की थी, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। उद्देश्य थे विधानसभा में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और स्वराज्य प्राप्ति और जन जागरण की स्थापना करना। इनसे काउंसिलों में प्रोचेंजर बनकर सरकार को लकवा मार दिया। लेकिन 1926 में चुनाव हार से कमज़ोर हो गई। क्या? स्वराज पार्टी 1926 के चुनाव हुए थे उससे कमज़ोर पड़ गई। अगली टिप्पणी खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे या 3 नंबर में पूछे जाएंगे, तो केवल आपको इतना ही लिख के आना है। हर साल पूछे जाते हैं। तो अगला क्या है? खिलाफत आंदोलन 1919 और 1924 में क्या मुस्लिमों ने तुर्की खलीफा के पक्ष में शुरू किया गया था। जो ये खिलाफत आंदोलन था, जो तुर्की का खलीफा था, ब्रिटिश सरकार ने खलीफा पद को नष्ट कर दिया था।
इसलिए उसके खिलाफ क्या खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने असहयोग से जोड़ा। गांधी जी ने मुस्लिमों को क्या करा, असहयोग आंदोलन से जोड़ा। कारण क्या थे असहयोग आंदोलन के? रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नेता अली बंधु और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कार्यक्रम, ये सब कौन थे? इसके नेता थे। कार्यक्रम थे क्या थे? हिंदू मुस्लिम एकता, ब्रिटिश बहिष्कार और असफलता के कारण खिलाफत समाप्ति। 1924 में गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, लाला लाजपत राय की 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस लाठीचार्ज में क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। जिनका जो बदला किसने लिया था? भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या से लिया। यह घटना क्रांति को जो यह घटना थी इसने क्या क्रांति को तेज किया, यानी क्रांति अपने पीक पर पहुंचने लगी। अगला प्रश्न है, अगली टिप्पणी क्या है? अगली टिप्पणी है राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है और इसकी परिभाषा लिखिए। तो इसका क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता और अपनेपन का बोध करती है। यह साझा इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कृति पर आधारित हो सकती है। राजनीतिक रूप से यह अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी संप्रभुता की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। भारतीय संदर्भ में राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान बनाने की समूह इच्छा से हुआ था। अगला क्या है? अगली टिप्पणी है 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान की भूमिका बताइए। रोल ऑफ खान बहादुर खान। 1857 की क्रांति थी, उसमें खान बहादुर खान की क्या भूमिका रही? खान बहादुर खान बरेली रुहेलखंड के पूर्व शासक परिवार के वंशज थे। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को वायसराय घोषित किया। उन्होंने न केवल एक कुशल प्रशासन स्थापित किया बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना को एक कड़ी में जोड़ा और जोड़ दिया, लेकिन अंततः पकड़े गए। 1860 में उन्हें फांसी दे दी गई। वे ब्रिटिश प्रतिरोध के एक प्रमुख प्रतीक हैं। प्रतीक हैं। अगली टिप्पणी पूछ सकता है, अगली टिप्पणी क्या पूछ सकता है? राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस और समाचार पत्रों का योगदान बताइए। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस ने भारतीय जनमानस को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी और द हिंदू जैसे समाचार पत्रों ने ब्रिटिश नीतियों को आलोचना की और लोकतांत्रिक विचारों का प्रचार किया। प्रेस ने देश के विशेष हिस्से के लोगों को जोड़ा और साझा समस्याओं पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया। इससे लोगों में उपनिवेशिक शोषण के प्रति जागरूकता आई, जो राष्ट्रवाद का आधार बनी। अगला प्रश्न है, अगली टिप्पणी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में की गई। अहोम द्वारा की गई थी और शुरुआत में इसका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद के लिए एक मंच में देना। समय के साथ यह संस्था उदारवादी राजनीतिक से निकलकर उग्रवादी और अंततः जन आंदोलन गांधीवादी युग का केंद्र बनी। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली टिप्पणी क्या है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कौन थे या क्या हैं? इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, और बिना ताज का बादशाह इन्हें ही कहा जाता है। और उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कांग्रेस से पहले
की प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। उन्होंने नागरिक सेवा, सिविल सेवा, नागरिक सेवाओं या सिविल सेवाओं के लिए आंदोलन किया और बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के मुख्य स्तंभ रहे। जो बंगाल विभाजन 1905 में होने वाला था उसके जो खिलाफ रहे हैं और वे उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। अगली टिप्पणी पूछ सकता है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल एक महान उदारवादी नेता थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्होंने 1905 में क्या सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। इनका मानना था कि संवैधानिक तरीके से शिक्षा के माध्यम से सुधार लाए जा सकते हैं। वे वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ थे और ब्रिटिश संसद में भारतीयों की मांग को प्रभावशाली ढंग से रखते थे। अगली टिप्पणी है बाल गंगाधर तिलक जी पर। तिलक उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। उन्होंने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उन्होंने जनता को राष्ट्रवाद जगाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव शुरू किए। केसरी और मराठी समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निर्भीक आवाज़ उठाई। वे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और एक और बिपिन चंद्र पाल कुछ करके नाम हैं जो ये हैं तिकड़ी के प्रमुख सदस्य थे। ये कौन थे? तिकड़ी के प्रमुख सदस्य थे। ये नीचे क्वेश्चन आएगा। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर लिखिए टिप्पणी। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपने जीवन का समापन किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और मूक नायक पत्रिका निकाली। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। कानून मंत्री के रूप में इन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, अगली टिप्पणी है, लखनऊ समझौता क्या है? लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट। यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इसके माध्यम से दोनों दल ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हुए। इसी दौरान कांग्रेस नरम दल और गरम दल भी फिर से एक हुए। मतलब कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी, गरम दल और नरम दल, तो वह बटी हुई थी, तो वह इसी कारण क्या एक हो गई। हालांकि इससे पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसने राष्ट्रीय एकता को एक अस्थायी मजबूती प्रदान करी। होम रूल आंदोलन पर टिप्पणी लिख रही है। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन होम रूल की मांग पर आधारित था। इसने भारत के कोने कोने में राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सुषुप्त पड़ी राजनीतिक गतिविधियों में नई जान फूंक दी। इस आंदोलन ने गांधी जी के बाद के जन आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों की रेखांकित व्याख्या कीजिए। 1857 का विद्रोह अचानक हुआ था, कोई धमाका नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक संचित आक्रोश का परिणाम था। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की वेबगत का सिद्धांत या हड़प नीति का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी, सतारा, नागपुर जैसी रियासतों को ब्रिटिश भारत में शामिल करना। आर्थिक कारण क्या थे? अधिक लगान, भूमि राजस्व की कठोर नीतियां और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग
का विनाश। सामाजिक कारण क्या थे? सामाजिक कारण थे सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह जैसे सुधारों को भारतीयों ने अपनी परंपराओं में हस्तक्षेप माना। साथ ही ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने धर्म परिवर्तन का डर पैदा किया। सैनिक कारण क्या थे? सैनिक कारण थे भारतीय सेना के साथ भेदभाव, कम वेतन और समुद्र पार सेवा करने की अनिवार्यता। और जो ऐसा था, एक राइफल थी, उसमें सुअर की चर्बी की गोली बनाई जाती थी, इसलिए सैनिक कारण रहे हैं। और तत्कालीन कारण क्या थे? तत्कालीन कारण थे नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की खबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, जिससे विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। प्रश्न अगला क्या है? राष्ट्रवाद के उदय में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो इनका मूल्यांकन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद संकीर्ण राजनीति सीमाओं से परे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और विश्व बंधुत्व पर आधारित उनके प्रभाव को निम्न बिंदुओं में समझ सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रवाद को केवल ब्रिटिश विरोध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आत्मसम्मान और आत्मशक्ति सेल्फ रिलायंस से जोड़ा। उनके द्वारा रचित गीतों और कविताओं ने विशेषकर अमार सोनार बंगला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, और जनगण मन ने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना भरी। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान उन्होंने राखी बंधन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी का राष्ट्रवाद मानवतावाद से प्रेरित था। वे मानते थे कि राष्ट्रवाद को आक्रामक नहीं होना चाहिए। उन्होंने शांति निकेतन जैसी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा, भारतीय संस्कृति को सशक्त किया। उनका मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब भारतीय मानसिक रूप से स्वतंत्र और शिक्षित हों। इस प्रकार उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक बौद्धिक और सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। अगला प्रश्न क्या है? उदारवादियों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियों पर प्रकाश डालिए। तो यह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर में 1885 और 1905 को उदारवादी युग कहा गया। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रमुख नेता रहे। विचारधारा कैसी थी इन सभी की? उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। वे अंग्रेजों को शत्रु नहीं बल्कि भारत का मार्गदर्शक मानते थे और ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही सुधारों की मांग करते थे। नीतियां और कार्यक्रम क्या हैं? उनकी कार्यशैली 3P यानी प्रार्थना, याचिका और विरोध पर आधारित थी। वे हिंसा या क्रांतिकारी तरीके के खिलाफ थे। यह लोग जो थे, यह कौन थे? यह नरम दल के लोग थे। गरम दल के व्यक्ति कौन थे? गरम दल के व्यक्ति जो हिंसा और क्रांतिकारी से अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे। वह किसी याचिका या प्रेयर की या प्रार्थना की गुहार नहीं लगाते थे। वह कौन थे? गरम दल के व्यक्ति। उद्देश्य क्या था? उन्होंने विधान परिषदों में विस्तार, सिविल सेवा परीक्षा का भारत में आयोजन और प्रशासनिक व्यवस्था में कमी जैसी मांग की। योगदान क्या रहा? हालांकि उन्हें भिक्षावृत्ति की राजनीति का दोषी माना गया, लेकिन उन्होंने आर्थिक निकास सिद्धांत,
ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के सिद्धांत से ब्रिटिश शोषण को जनता के सामने बेनकाब किया और भारत में संवैधानिक राजनीति की नींव रखी। अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन घटना क्या थी, स्पष्ट कीजिए। 1907 का सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों या नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? विचारधारा का मतभेद। नरम दल संवैधानिक तरीके से विश्वास करता था, जबकि गरम दल तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल बहिष्कार और प्रत्यक्ष संघर्ष के पक्ष में थे। और अध्यक्ष पद का विवाद हुआ। गरम दल लाला लाजपत राय या तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल रासबिहारी घोष का समर्थन किया करते थे। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार। गरम दल आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहता था, जबकि नरम दल इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहता था। अगला प्रश्न क्या है? भारत में उग्रवाद के उदय एवं विकास पर निबंध लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और जो भी आपको लग रहा है जिसकी थ्योरी ज़्यादा है इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में, वो आपके आने लायक है। 15 नंबर में पूछा जाएगा, आप ज़रूर तैयार करके जाएं इन क्वेश्चनों को। इसकी प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया था। 1885 से 1905 तक कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभाव रहा, जो संवैधानिक सुधारों में विश्वास करते थे, लेकिन उनकी धीमी प्रगति और ब्रिटिश सरकार के अपेक्षापूर्ण रवैये ने युवाओं के एक वर्ग में असंतोष पैदा किया। इसी असंतोष से उग्रवाद का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी ने किया। उग्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? जो यह उग्रवाद हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या थे? इसके प्रमुख कारण थे, भारत में उग्रवाद के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय कारण जिम्मेदार थे। उग्रवादियों के विफलताओं के प्रति असंतोष। युवा पीढ़ी का मानना था कि उग्रवादियों की प्रार्थना और याचिका नीति से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वे इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। ये इसके ही पॉइंट हैं। ब्रिटिश शासन का असली चेहरा। 1896-97 का भीषण अकाल बंगाल में 1896 और 97 में भीषण अकाल हुआ था, जिसमें 1 लाख से 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी प्लेग बीमारी के कारण। और उसके बाद फैली प्लेग की महामारी के समय ब्रिटिश सरकार की संवेदनहीनता ने भारतीयों को झकझोर दिया। तिलक ने इस दौरान सरकार की आलोचना की, जिसके लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां, कर्जन के शासनकाल 1899 और 1905 की नीतियों ने जली आग में घी का काम किया। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम जैसे कानूनों ने भारतीयों की स्वतंत्रता पर अंकुश किया। अगला कारण है बंगाल विभाजन। 1905 में क्या उग्रवाद के उदय का सबसे तत्कालीन और प्रमुख कारण बंगाल का विभाजन था। कर्जन ने फूट डाली और राजकरों की नीति के तहत बंगाल को विभाजित किया, जिससे पूरे देश में रोष फैल गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। इस समय दुनिया में सबसे कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। 1896 में इथोपिया द्वारा इटली को हराना। 1905 में छोटे से देश जापान द्वारा रूस को हराना और भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। उग्रवाद की विचारधारा और कार्यप्रणाली। उग्रवादी नेताओं की विचारधारा
उग्रवादियों से बिल्कुल अलग थी। वे निम्नलिखित सिद्धांतों पर काम किया करते थे। वह कौन से सिद्धांतों पर काम किया करते थे? स्वराज्य पर लक्ष्य। जहां उदारवादी ब्रिटिश शासन के तहत सुधार चाहते थे, वहीं उग्रवादियों का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य था। तिलक साहब ने उद्घोष किया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान अगला बिंदु है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। वे पश्चिमी संस्कृति के बजाय भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते थे। तिलक ने राष्ट्रवाद को जनता तक पहुंचाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों का प्रयोग किया। इसका अगला बिंदु है बहिष्कार और स्वदेशी। उग्रवादियों ने ब्रिटिश वस्तुओं और स्कूलों, न्यायालयों और सरकारी नौकरियों के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। इसके बदले उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, भारतीय वस्तुओं का उपयोग और शिक्षा पर जोर दिया। अगला बिंदु है सक्रिय प्रतिरोध। सक्रिय प्रतिरोध क्या है? वे केवल भाषणों तक सीमित नहीं थे, बल्कि जनता को सड़क पर उतारकर शांतिपूर्ण लेकिन सक्रिय प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करते थे। उग्रवाद का विकास और प्रभाव कैसे हुआ? 1905 के बाद उग्रवादी आंदोलन तेजी से फैला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों की संख्या में छात्र और महिला सड़क पर उतरी, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाईं। इस लहर ने भारतीयों और राजनीति के चरित्र को बदल दिया। इसे ड्राइंग रूम की राजनीति से निकलकर आम जनता तक पहुंची। अगला बिंदु क्या है? 1907 में सूरत विभाजन में कांग्रेस को दो फाड़ हो जाने से आंदोलन को धक्का लगा, लेकिन उग्रवादियों ने जो बीज बोए थे वे आगे चलकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आधार बने। उग्रवाद ने ही भारतीयों में यह विश्वास पैदा किया कि आज़ादी मांगने से नहीं, बल्कि लड़कर लेने की वस्तु है। आज़ादी हम लेकर रहेंगे। इसका निष्कर्ष क्या रहा? इसका निष्कर्ष रहा कि संक्षेप में भारतीयों में उग्रवाद का उदय भारतीय राष्ट्रवाद की परिपक्वता का प्रतीक था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कानूनों और जेलों के माध्यम से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन उग्रवादी नेताओं ने भारतीय मानस से निर्भीकता और देशभक्ति का जोर संचार किया। उसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय कर दी। इनके प्रयास के बिना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप कभी नहीं ले पाते। अगला बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है? स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष 1857 में सम्मिलित प्रमुख क्रांतिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। इसे मात्र एक सैन्य विद्रोह या कहना गलत होगा। यह विदेशी दासता के विरुद्ध भारतीयों का पहला संगठन और व्यापक सशस्त्र संघर्ष था। इस महासंग्राम में विभिन्न क्षेत्रों के नेता और क्रांतिकारी ने अदम्य साहस और परिचय दिया। प्रमुख क्रांतिकारियों और उनकी भूमिका क्या रही? तो पहली कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई जी। इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही 1857 की क्रांति में। यह ऐसी महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर किया। 1857 के संग्राम की सबसे चमकती सितारा रानी लक्ष्मीबाई थी। डलहौजी की व्याप्त नीति के कारण झांसी छीने जाने पर उन्होंने युद्ध का बिगुल फूंका। उन्होंने मदद की बजाय संघर्ष चुना और ग्वालियर पर कब्जा किया। सर
हुरोज ने उनके बारे में कहा था कि विद्रोह विद्रोह वि- वि- विद्रोहियों विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई महिला एकमात्र मर्द थी। सोई हुई महिला एकमात्र मर्द थी। अगले थे तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे का भी बहुत योगदान रहा। तात्या टोपे एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे उन्होंने मुख्य रूप से छापामार युद्ध का सहारा लिया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की और उनके शहीद होने के बाद लंबी अवधि तक अंग्रेजों को छकाया गया। अगले थे नाना साहेब, जो बहुत ही, ये तो हमारी उसमें 1857 की क्रांति में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। क्या थे ये? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी पेंशन बंद कर दिए जाने पर वे अंग्रेजों के कट्टर शत्रु बन गए थे। उन्होंने न केवल सैन्य नेतृत्व किया बल्कि एक समांतर प्रशासन भी चलाया। अगले व्यक्ति कौन थे? अगले व्यक्ति थे कुंवर सिंह बहार। जगदीशपुर बिहार के 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह ने वीरता की एक मिसाल पेश की। उम्र के उस पड़ाव पर भी उन्होंने अदम्य साहस दिखाया। युद्ध के दौरान उनके हाथ में गोली लगी थी। उन्होंने स्वयं अपना हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया ताकि जहर शरीर में ना फैल सके। अगले महिला थी। अगली महिला बेगम हजरत महल लखनऊ में। अवध की बेगम ने अपने बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर लखनऊ में विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। इन्होंने ब्रिटिश सेना को रेजिडेंसी में छिपने पर मजबूर कर दिया। निष्कर्ष यह था कि यद्यपि यह संघर्ष सैन्य रूप से असफल रहा, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद का बीज बोया। इनकी शहादत ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और भारतीय जनता को विश्वास दिलाया कि वे संगठित होकर अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागृति के फलस्वरूप होने वाले विभिन्न आंदोलनों का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ। 1914 से 18 तक हुआ ने भारतीय राजनीति की दिशा बदली। युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारतीयों से सहयोग प्राप्ति के लिए सुधारों का वादा किया था, लेकिन युद्ध के बीच उनके तुरंत बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने भारतीयों को आंदोलित कर दिया। इस काल में राष्ट्रीय जागृति के कारण कई महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू हुए। प्रमुख आंदोलन और गतिविधियां क्या थीं? पहला था होम रूल आंदोलन। क्या? होम रूल आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया। यह आंदोलन सबसे प्रभावी रहा। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन ने पहली राष्ट्रवाद के संदेश को आम जनता और गांवों तक पहुंचाया। इसने उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच खाई पड़ने का काम किया। अगला आंदोलन था गद्दार आंदोलन क्या था? भारत के बाहर, विशेषकर उत्तर अमेरिका में बसे क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गद्दार पार्टी की स्थापना की। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध का लाभ उठाकर भारत में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। यद्यपि यह सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को नई ऊर्जा दी। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का। अगला था उदय क्या? विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में महात्मा गांधी जी भारतीय राजनीति के केंद्र में आए। 1917 का चंपारण सत्याग्रह और 1918 का खेड़ा आंदोलन सीधे तौर पर विश्व युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों और किसानों के
विशेष शोषण के विरुद्ध थे। इन आंदोलनों ने गांधी जी को एक जननेता के रूप में स्थापित किया। अगला आंदोलन था खिलाफत आंदोलन का आरंभ। युद्ध के अंत में तुर्की के खलीफा के साथ किए गए व्यवहार ने भारतीय मुस्लिमों में भारी असंतोष पैदा किया। इसने खिलाफत आंदोलन की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता का एक अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया। राष्ट्रीय जागृति के प्रभाव। विश्व युद्ध ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति खराब कर दी। महंगाई और करों के बोझ आम आदमी को ग्रस्त कर दिया था। इसी असंतोष ने ब्रिटिश शासन के प्रति डर की समाप्ति कर दी। इसी काल में 1916 का लखनऊ समझौता हुआ, जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर खड़ा कर दिया। अगला इसका निष्कर्ष क्या रहा? इसका निष्कर्ष रहा, प्रथम विश्व युद्ध का काल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रसव पीड़ा की तरह था। इसी दौरान पुराने नेतृत्व की जगह गांधीवादी युग का सूत्रपात हुआ। इस काल ने आंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय जनता केवल छोटे मोटे सुधारों से संतुष्ट नहीं होने वाली, बल्कि वह पूर्ण स्वराज्य या स्वशासन की ओर कदम बढ़ा चुकी है। प्रमुख टिप्पणियाँ लिखने का आएंगी। टिप्पणी बहुत पूछी जाती हैं, 3 4 टिप्पणी पूछी जाती हैं आपसे। तो क्या है टिप्पणी? मंगल पांडे जी पर टिप्पणी लिखिए। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक भारतीय सिपाही थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कौन थे? एक सिपाही थे इन्हें 1857 के विद्रोह का अग्रदूत माना। उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एनफील्ड राइफल के चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। विरोध की शुरुआत की थी। उनकी इस बहादुरी और उसके बाद उन्हें दी गई फांसी ने पूरे भारत में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महान शहीद कहलाए। अगली टिप्पणियाँ बाल गंगाधर तिलक जी पर पूछी जा सकती हैं। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। उन्होंने लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। उनका नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। पूरे राष्ट्र का मंत्र बन गया। उन्होंने जनता में राष्ट्रवाद जगाने के लिए केसरी और मराठा अखबार निकाले तथा गणपति एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। वे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अगली टिप्पणी आ सकती है, धन निकासन पर टिप्पणी लिखिए। तो यह क्या है? यह आपको 5 नंबर में पूछी जाएगी, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आती है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनवेटियस रूल ऑफ इन इंडिया में प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत के संसाधनों और धन को वेतन, पेंशन और व्यापारिक लाभों के रूप में बिना किसी प्रतिफल के इंग्लैंड ले जा रही थी। इस प्रकार ने भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया था, यहाँ भीषण गरीबी का कारण बनी। इस सिद्धांत ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के वास्तविक शोषणकारी स्वरूप से अवगत किया। बंगाल विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। वर्ष 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को
विभाजित कर दिया गया था। वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और बढ़ते हुए राष्ट्रवाद आंदोलनों को कमज़ोर करना था। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। अंततः भारी विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार को 1911 में इस विभाजन को रद्द करना पड़ा। लॉर्ड लिट्टन का प्रतिक्रियावादी शासन क्या था? जो लिट्टन था, इसका प्रतिक्रियावादी शासन क्या था? लिट्टन, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, ये जो लॉर्ड लगी रहती है इसको बोलने में मुझे शर्म आती है। ये हमारे भगवान नहीं है, हमारा भगवान केवल एक है, ये हमारे भगवान नहीं है। तो 1876 और 1880 की नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद को तीव्र करने में उत्प्रेरक का कार्य किया। उनके द्वारा लागू वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि आमर्स एक्ट ने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगा दी। दिल्ली दरबार पर भारी खर्च और सिविल सेवा की आयु कम करने जैसी उनकी दमनकारी नीतियों ने शिक्षित भारतीयों में भारी रोष पैदा किया, जिससे देश में संगठित राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पता नहीं पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है 1857 की क्रांति के स्वरूप की समीक्षा कीजिए। क्या समीक्षा कीजिए? तो 1857 का विद्रोह का स्वरूप इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय रहा। इसके प्रमुख मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। सैनिक विद्रोह। ब्रिटिश इतिहासकार जैसे जॉन लॉरेंस इसे केवल चर्बी वाले कारतूसों से उपजा एक सीमित सैन्य विद्रोह मानते हैं। अगला है स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसमें राजाओं, जमींदारों, किसानों और सैन्य ने मिलकर विदेशी शासन को उखाड़ने का प्रयास किया। अगला बिंदु है समंती प्रतिक्रिया। कुछ विद्वानों के अनुसार यह पुराने जमींदारों और राजाओं द्वारा अपने खोए हुए विशेष अधिकारों को वापस पाने के लिए प्रयास था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। जेम्स आउटरम जैसे विचारकों ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ एक धार्मिक षड्यंत्र का नाम दिया। यद्यपि इसकी शुरुआत सैनिकों द्वारा हुई थी, लेकिन खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जैसे नेताओं की भागीदारी ने एक राष्ट्रीय स्वरूप का प्रदान किया। यह वास्तव में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संचित जन आक्रोश की पहली बड़ी अभिव्यक्ति थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ और किस घटना ने इसे प्रेरित किया? स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक के साथ हुआ। इसका प्रेरक घटना क्या थी? इस आंदोलन का मुख्य कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन 1905 था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने तर्क दिया कि यह प्रशासन सुधार के लिए बहुत एक मिनट रुक जाओ। प्रशासन सुधार के लिए है, लेकिन असल में इसका उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना और हिंदू व मुस्लिमों के बीच फूट डालना था। इसके विरोध में भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं, विशेषकर ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया और स्वदेशी भारतीय निर्मित वस्तुओं का उपयोग पर जोर दिया। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? इसके मुख्य कारण क्या थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिससे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। मुख्य कारण था इसका मुख्य कारण नरम दल और गरम दल के बीच विचारधारा का मतभेद। गरम दल तिलक लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों पर पूरे देश में फैलाना चाहते थे और पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे, जबकि नरम दल इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहता था, लेकिन और संवैधानिक तरीके में विश्वास रखते थे। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विवाद ने इस विभाजन को अंतिम रूप दे दिया। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और इसके प्रमुख नेता कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका, अब बांग्लादेश में हुई थी। प्रमुख नेता थे इसकी स्थापना में नवाब सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब थे। आगा खां तृतीय प्रथम अध्यक्ष थे इसके, और नवाब कौन थे? नवाब मोहसिन उल मुल्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसके सबसे प्रभावशाली नेता बने। इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास हेतु उत्तरदायी कानूनों की विवेचना कीजिए। क्या भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि विभिन्न कारकों का सम्मिश्रण था? ब्रिटिश शासन का प्रभाव। अंग्रेजों द्वारा देश का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण करने से भारतीयों में एकता की भावना जगी। आर्थिक शोषण क्या थे? आर्थिक शोषण से ब्रिटिश नीतियों ने कारण भारतीय कृषि और उद्योगों का पतन हुआ, जिससे जनता में असंतोष फैला। पश्चिमी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसी आधुनिक विचारों पर परिचित कराया। सामाजिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय द्वारा स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने कुरीतियों को दूर कर भारतीयों को आत्मसम्मान बनाया जाएगा। अगला प्रमुख कारण है यातायात और संचार। रेलवे, डाक और तार सेवा ने देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाया। प्रेस की भूमिका। समाचार पत्रों ने ब्रिटिश दमन की नीति कहानियां घर घर पहुंचाई और जनमत तैयार किया। अगला प्रश्न क्या है? भारतीयों कांग्रेस की स्थापना और संबंधित विचार। यह क्वेश्चन हो गया है। नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को बॉम्बे में अहोम के प्रयासों से हुई। इसके प्रमुख अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थापना के विचार। इसके पीछे दो प्रमुख मुख्य विचार माने जाते थे। पहला, सॉफ्टी-वाल्व सिद्धांत, जिसके अनुसार अंग्रेजी भारतीयों के बढ़ते असंतोष को एक संवैधानिक मंच देना चाहते थे ताकि 1857 जैसी क्रांति ना हो। दूसरा, तड़ित चालक का है, जिसके अनुसार भारतीय नेताओं को अहोम का उपयोग सरकारी दमन से बचने के लिए कवच के रूप में। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, राजनीतिक चेतना जगाना था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चरण क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती दौर को उदारवादी चरण कहा जाता है। इसके प्रमुख नेता दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले थे। विचारधारा क्या थी इनकी? उदारवादी प्रार्थना, याचिका और विरोध, 3PS प्रेयर्स, पेटिशन, प्रोटेस्ट की नीति में विश्वास रखते थे। वे ब्रिटिश न्यायप्रियता में भरोसा रखते थे और क्रमिक सुधार चाहते थे। योगदान क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक निकास सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ को उजागर किया।
उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और विधायी परिषदों के विस्तार की नींव रखी। हालांकि उन्होंने भिक्षावृत्ति की आलोचना सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने ही भविष्यवाणी के व्यापक आंदोलनों का आधार तैयार किया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचार क्या हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचार संबंधी विचार अत्यंत गहरे और आलोचनात्मक थे। वे संकीर्ण या आक्रामक राष्ट्रवाद के विरोधी थे। मानवतावाद बनाम राष्ट्रवाद। टैगोर का मानना था कि मानवता राष्ट्रवाद से ऊपर है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद अक्सर स्वार्थ और शक्ति को प्रदर्शन का रूप ले लेता है, जो युद्ध और घृणा को जन्म देती है। विश्व बंधुत्व। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर जोर दिया और चाहा कि भारत पूरी दुनिया के साथ मिलकर चले। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था वे राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्व आत्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को देते थे। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद को केवल सीमाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे समाज की सेवाओं और प्रेस पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और एवं विपिन चंद्र पाल के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो यह क्या थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर और बिपिन चंद्र पाल की त्रिमूर्ति ने उग्रवादी या गरम दल की विचारधारा को नेतृत्व किया। इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, जन आंदोलन बनाया। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें पूर्ण लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की तथा केसरी और मराठा अखबारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की। लाला लाजपत राय जी कौन थे। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। वे एक महान शिक्षाविद और लेखक थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। इनकी मृत्यु का जो बदला सैंडर्स की हत्या कर भगत सिंह जी ने लिया था। अगले व्यक्ति कौन थे। विपिन चंद्र पाल, इन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। उन्होंने बंगाल का विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न्यू इंडिया और वंदे मातरम जैसी पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करते थे। निष्कर्ष, इन तीनों नेताओं ने प्रार्थना की राजनीति के बजाय आत्मनिर्भरता और संघर्ष का रास्ता चुना, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा और दिशा मिली। अगला प्रश्न क्या है। राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। ये इनके ऊपर टिप्पणी आ सकती है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके विचारों को लिखिए। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित भूमिका निभाई। सामाजिक सुधार व्यक्ति थे। उन्होंने सती प्रथा, बाल प्रथा और जातिवाद जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाकर समाज को आधुनिक बनाया और धार्मिक सुधार। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और एकेश्वरवाद का प्रचार किया, जिससे भारतीयों में तार्किक सोच विकसित हुई। शिक्षा और प्रवेश। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया और मिरात उल अखबार जैसी पत्रों के माध्यम से जनता में राजनीतिक चेतना जगाई। स्वतंत्रता के विचार। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, जिससे भविष्य के स्वतंत्रता के सेनानियों को प्रेरित किया। बाल गंगाधर तिलक का नारा और उसका महत्व। एक क्वेश्चन आएगा, बाल गंगाधर तिलक जी का नारा क्या था और उसका महत्व क्या है। तो नीचे है यह क्वेश्चन।
बाल गंगाधर तिलक जी का नारा प्रसिद्ध था और उसका महत्व, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका यह इनका नारा था। और इसका महत्व क्या है? आत्मविश्वास। इस नारे ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन का डर निकाला और उनमें आत्मविश्वास भरा। लक्ष्य का निर्धारण। इससे पहले कांग्रेस का लक्ष्य केवल सुधार था, लेकिन तिलक ने स्वशासन को आंदोलन का मुख्य लक्ष्य बना दिया। जन आंदोलन। इस नारे ने स्वतंत्रता संग्राम को उच्च वर्ग से निकलकर आम जनता और किसान और मजदूरों तक पहुंचाया। इसने राष्ट्रवाद को एक नई नीति, नई और आक्रामक दिशा दी। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अमृतसर में निहत्थे लोगों पर हुए ब्रिटिश क्रूरता से वे अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा कहा था कि ऐसी उपाधियां अपमान के इस दौर में बेमानी है। क्या आप पहली फोटो में दिए गए होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट का योगदान था? क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन पे। यह लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से बिंदुओं पर विस्तार से लिखें। अंग्रेजी शोषण। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों ने किसानों और व्यापारियों को बर्बाद कर दिया था, जिससे लोगों में भारी असंतोष पैदा हुआ। आधुनिक शिक्षा और प्रेस। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसी विचारों से परिचित कराया। समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी चेतना को घर घर पहुंचाया। सामाजिक सुधार और आंदोलन। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और विवेकानंद जैसे सुधारकों ने भारतीयों में स्वाभिमान और गौरव की भावना जगाई। परिवहन और संचार। क्या अगला बिंदु है? परिवहन और संचार। रेल और डाक तार व्यवस्था ने भारत के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया। लॉर्ड लिट्टन की दमनकारी नीति क्या थी? वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट ने आग में घी डालने का काम किया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कारण असफलताओं के कारणों पर प्रकाश डालिए। कारण क्या? राजनीतिक। गोद निषेध नीति, आर्थिक जमींदारी प्रथा, धार्मिक चर्बी वाले कारतूस और तत्कालिक कारण। असफलता के कारण क्या थे? एकता की कमी, सीमित क्षेत्र, बेहतर हथियारों का अभाव और भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजों का साथ देना। महत्व। इसने भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहली बार एक संगठित संघर्ष की नींव रखी। अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन का वर्णन कीजिए। चलाए गए परीक्षा में अक्सर इन तीनों में से गांधी जी का एक भूमिका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन 1922 जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था। चौरी चौरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह से इसकी शुरुआत हुई। इसका लक्ष्य ब्रिटिश कानून को विनम्रतापूर्वक तोड़ना था। भारतीय छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडियन मूवमेंट 1942 को करो या मरो नारा दिया था गांधी जी ने। यह अंतिम और सबसे निर्णायक संघर्ष था। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके प्रारंभिक चरण पर चर्चा। यह हो गया क्वेश्चन।
अगली टिप्पणी पूछी जा सकती यहाँ ये 3 इम्पोर्टेंट टिप्पणी हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना और खिलाफत आंदोलन, इन पर आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। और आप क्लास को ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। क्लास में आपके जो क्वेश्चन हैं आपके सबसे आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पढ़कर लगा होगा कि क्वेश्चन पेपर में आने लायक हैं। आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर कर जाएं। धन्यवाद।